पहला देंगे 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैं। एक दोहा है, अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो तो श्लोक सा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में महर्षि व्यास जी ने 2 ही बातें कही हैं। 18 पुराण है हमारे, उनमें 2 ही बातें कही हैं। वो 2 बातें तुम सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि चालाकी है इसको कहना, अच्छा बुरा काला सफेद, मतलब ऐसे करके 2 बातें कही हैं हर बार में। बुराइयाँ बताई हैं, अच्छाइयाँ बताई हैं, कुछ ना कुछ। हालांकि हमारे बहुत से साइंटिस्टों ने अक्सर 2 ही नियम दिए हैं, न्यूटन ने 3 भी दिए हैं। फैराडे के 2 नियम ध्यान से सुनना, बहुत सही है, अच्छे खासे नियम है जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा, वैसे कुछ कहानी है। पहले नियम को हम लोग बोलते हैं ऑब्वियसली क्या है, फर्स्ट लॉ, और दूसरे को जब बोलेंगे तभी लिखेंगे, फिलहाल नहीं लिखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुम चैप्टर में अपने आप को ये समझ पाओगे तुम चैप्टर में कहाँ थे, कहाँ हो और कहाँ जाओगे। अगर तुम खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो तो बेहतरीन है, वरना नहीं। हम अगर चैप्टर में खुद के कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। मैप बनाना बहुत आवश्यक है। खैर, हम लोगों ने कल एक बात ये जानी कि करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पे एनोड पे कुछ आएगा और कैथोड पे कुछ आएगा। जरा पहले केस का जवाब दो कि अगर NaCl मॉल्टन है तो एनोड पर क्या आता है? NaCl मॉल्टन है, एनोड पर क्या आएगा? Cl2, और कैथोड पे क्या आएगा? उसी बात पे नियम दिया। नियम ये दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर गैस, सोचिए या तो सोडियम या फिर गैस, कुछ भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर गैस डिपोजिट और लिबरेटेड, ये बस हाइपर इंग्लिश लिखी हुई है, डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to, इस बात का मतलब समझें, directly proportional to amount of charge passing through the electrolyte, इस बात का सीधे मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा सोडियम और क्लोरीन निकलेगी। बहुत बेसिक सी बात। जैसे इस बात को समझाने के लिए भी एग्जांपल लगा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में ये भाई मोल्टन NaCl डाला, बैटरी कनेक्ट की, वापस से मोल्टन NaCl डाल दिया, बैटरी कनेक्ट की, और उसके बाद में तुम्हें ये भी समझ में आता है कि इसमें से एक डंडे पर तो क्या उड़ेगा? क्लोरीन, और दूसरे पे क्या उड़ेगा? उड़ेगा नहीं, जम जाएगा आपके सोडियम, ठीक है। इस पे उड़ेगा क्लोरीन और इस पे उड़ेगा, जमेगा सोडियम। काम की बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पे हमने करंट को 2 सेकंड तक बहने दिया, जबकि हमने यहां पे करंट को 10 सेकंड तक बहने दिया, तो तुम बताओ कि कौन से केस में ज्यादा क्लोरीन निकलेगी? जितना ज्यादा समय तक करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा गैस या फिर कोई भी सामान उस पर जमेगा। मतलब जितना भी सामान यहाँ पे जमता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। जितनी देर के लिए, मतलब 2 सेकंड में ज्यादा करंट पास हुआ होगा, ज्यादा चार्ज गया होगा? नहीं, 10 सेकंड में ज्यादा चार्ज गया होगा। तो जहां पे ज्यादा चार्ज आएगा वहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ज्यादा जमेगा। सीधी बात ये है। जितनी लंबी समय तक के लिए, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, तुम लोग ये जानते हो गोल्ड प्लेटिंग कैसे करते हैं? गोल्ड प्लेटिंग के एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं तुम्हें गोल्ड प्लेटिंग का तरीका बताऊं, हम लोग अपने घर के बर्तनों को देखते हैं, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, वो पेंटिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग है। बाइक जैसे कि बुलेट, उसका साइलेंसर तुम लोग देखो, अपने उसके साइकिलों के हैंडल देखो कितने चमकते हैं। तो करने का तरीका ये है कि एक बीकर मान लिया हम लोगों ने बड़ा सा, उसमें पिघला के सोना डाल दिया, पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में, उसमें करंट भी पास हो रहा है। हम जैसे ही अपना एक बर्तन लेके उसमें डुबोएंगे और संग के संग निकाल लेंगे, उस पर गोल्ड की लेयर चढ़ जाएगी। अगर ज्यादा देर के लिए डुबो दिया तो मोटी लेयर चढ़ेगी, और ज्यादा डुबो दिया तो बड़ी तरह से मोटी लेयर चढ़ेगी। जितनी लंबे समय के लिए तुम उस चीज को सॉल्यूशन में डाल के रखोगे, उस पर जमने वाली चीज की मात्रा भी उतनी
ज्यादा होगी। तो सीधी बात, जितना लंबे समय के लिए या फिर जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ज्यादा होगा। अगर हम 2 सेकंड के लिए चार्ज को पास होने देते हैं तो मान लेते हैं इसके ऊपर निकल के जाती है 2 लीटर क्लोरीन, लीटर में बोल दिया मैंने, लेकिन अगर मैंने उसको 10 सेकंड के लिए किया तो वो 2 नहीं होगा, 2 से तो ज्यादा ही होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा मास मिलेगा। किसी भी चीज की मात्रा उतनी ज्यादा मिलेगी जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज आएगा। इस बात को इन शॉर्ट लिखने का तरीका, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हम जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा सामान मिलता है। तो प्रोपोर्शनल रखने के लिए क्या लगता है? कांस्टेंट। और हर बार कांस्टेंट तुम्हें बताया जाता है, तुम कभी नहीं बता सकते कांस्टेंट क्या लगेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका नाम है ZQ, Z, और Z को हम लोग नाम देते हैं Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ये भी ध्यान से रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तुम लोग अपने दिमाग से सोचो तो फैराडे ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी है, उसने बहुत एक सिंपल सी बात बोली है, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा सामान भी मिलेगा तुम लोगों को। इस बात को मैं थोड़ा सा और निकालता हूं। तुम लोगों ने सभी ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, I = Q अपॉन में T, करंट यानी चार्ज अपॉन में टाइम। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो IT = में Q। तो हम लोग कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, M = में Z और Q की जगह पे IT, ZIT, ये भी ठीक है। इस Z के ऊपर थोड़ी चर्चा आगे जाएगी, जैसे कि Z को हम लोग निकालते हैं E अपॉन में F करके, और F वो जो तुम्हें अब तक सिखाया गया था, F यानी कि 96500 कूलाम, और E यानी कि इक्विवेलेंट मास, E यानी कि इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास कौन सी चिड़िया का नाम है वो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी नहीं। फिलहाल मेन बात, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? जितना ज्यादा चार्ज पास होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ज्यादा कोई भी सामान मिलेगा। सीधी सीधी बात बस इतनी सी है। उसको प्रोपोर्शन लगाया और E = E अपॉन में F तुम्हारे सामने रखा हुआ, Z निकालने का तरीका। लेकिन फिलहाल नहीं, तुम लोग इस चीज को लिखो जिससे कि मैं तुम्हें इक्विवेलेंट मास वाले कंसेप्ट को समझा सकूं। वो ये पक जाएगा लगते पंखा, इस वजह से नहीं लगा अभी। इसमें पानी टपकता रहता है, टप टप, बहुत काम चल रहा है तो इसीलिए मैं उड़ा दी। जैसे वो बंद होगा तब पंखा लगेगा। वो लगा रखा तो नीचे। इसलिए जून टाइमिंग मॉर्निंग टाइमिंग होती है अक्सर, इतना भी घनी मॉर्निंग नहीं होती, ठीक होती है। पहला नियम है बहुत साफ, ज्यादा चार्ज ज्यादा मास, कम चार्ज कम मास। दूसरा नियम देखें, इनका जो सेकंड लॉ था, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाता हूं, है ना। इसका सेकंड लॉ क्या था वो समझो। सेकंड लॉ, अगर तुमने दो अलग अलग चार्ज, मतलब दो अलग अलग कंटेनरों में, जैसे मान लेते हम लोगों ने यहाँ पे एक कंटेनर था, इसमें एनोड और कैथोड ये सब कुछ लगा दिया, सब सेट कर दिया, और इसके अंदर डाल दिया मोल्टन NaCl, ठीक। उसके बाद में दोबारा से एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर वापस से ये वाला एनोड कैथोड, और इसमें इस बार डाला मोल्टन NaCl लेंगे, कोई और मोल्टन सब्सटेंस है तो मोल्टन ऐसा मान लो CaCl2, कुछ भी दूसरा पर ये नहीं है। ये इसमें जो कंपाउंड है वो मान लेते A है, पिघला हुआ डाला है, और इसमें कंपाउंड है वो कौन सा है? B है। दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज पास किया, दोनों की बैटरी की कैपेसिटी सेम है, दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज पास किया, तो एक नियम निकल के आता, देखते हैं। पहली बात, क्या चीज डिफरेंट है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाई गई चीज है वो अलग है, क्या चीज सेम है? दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज पास करेंगे तो एक नियम निकल गया। वो नियम ध्यान से देखें कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, if same amount of charge is passed through different electrolyte,
different electrolyte, then their मतलब उनपे जो डिपॉजिट मास होगा, अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, देन देयर डिपॉजिटेड मास आर proportional to equivalent masses. इस बात का मतलब बहुत सिंपल सा शायद ये हो सकता है कि इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गया, इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गया, तो यहाँ पे जो मास बनेगा यानी m1 डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट हुआ, m2, तो m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू होगा E1 अपॉन में E2 के, दोनों के मास का रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। दोनों अगर अलग अलग चीजें हैं, खोल दे से, दोनों अगर अलग अलग चीजें हैं तो दोनों पे डिपॉजिट होने वाला मास सेम रेशियो में होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों पे डिपॉजिट होने वाला मास सेम रेशियो में होगा, ऐसा कुछ। ये एक काम की कहानी है, बस इसको फिलहाल इसलिए याद रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे चेंज होगी, देखते हैं, फिलहाल अभी नहीं। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना दिखा देता हूँ। इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग जाने कितनी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के दौरान। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा मिल जाए जैसे m1 proportional to, ये लिख दो, हाँ ठीक है, E1 वापस लिख दिया मैंने, m2 proportional to E2 प्रोपोर्शनल है। अगर तुमने इन दोनों को कभी डिवाइड में लिखा m1 अपॉन में m2 तो ये हमेशा इक्वल आ जाएगा E1 अपॉन में E2। प्रोपोर्शन हटाने का एक तरीका कांस्टेंट होता है, वो तुम लोगों ने आज तक पढ़ा, लेकिन एक तरीका ये भी होता है, ये भी ध्यान दे लें। इस बात को समझाने के लिए एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लोगों ने शायद जीवन में कभी पढ़ा था v प्रोपोर्शनल टू i, तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शन हटा के लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू i1 अपॉन में i2। अगर तुमने फ्रैक्शन में लिखा तो प्रोपोर्शन हटा सकते हो। एक बात ये भी ध्यान रखें क्योंकि इससे कुछ न्यूमेरिकल छठे बेटे आते हैं, ये बात तुम्हें नहीं पता लेकिन किसी भविष्य की कल्पना के लिए तुम्हारे सामने रखा गया है। इस चीज को और लिखते हैं, दैट्स इट। सेकंड नियम पूरा न्यूमेरिकल होगा, इसलिए ज्यादा डिस्कशन करने का बेनिफिट नहीं है, ठीक है, बस हाँ हमारी आंखों के सामने होना चाहिए और कुछ नहीं। चैप्टर के मैप का 5वां पॉइंट देखें सभी। हाँ भाई बताने जरा ध्यान से, 5वां पॉइंट क्या लिखा है, बोलो बोलो। टर्म्स लिखे हैं ना, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, उसमें ये बताए कौन से हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कुछ, मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद में कोल्डर्स लॉ भी लिखा है। अच्छा चलिए ये बढ़िया, ठीक है। देखें भाई एक करके चलो शांति चल लेते हैं ना, रेजिस्टेंस पे आते हैं, इसमें ज्यादा मूड नहीं मारूंगा मैं। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट को रोकने वाली चीजें, रुकावटें जो रास्ते में आती हैं, v इक्वल्स टू i, और ओम्स लॉ पहली बार आया था निकल के, लिख देता हूं ध्यान से। द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ, द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। बेसिक सी चीज है, बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक बात है। अच्छा इसमें काम कर, रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर आर से, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तुम सभी को याद होगा, ओम। और ओम को कैसे बनाते हैं, ऐसे। ऑब्वियसली तुम्हें ओम ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है ना, काम की चीज है, वो वाकई में काम की चीजें हैं, है ना, ठीक है। ओम ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा, चलो इसको हटा देते हैं। अब दूसरी काम की चीज,
क्योंकि हम लोग जब पहली बार सुनते हैं ना, तुम लोग नहीं, जैसे 10th में जो बच्चे फिलहाल आए हैं उनको बोलेंगे ओम, तो ओम सुनते ही उनमें से कोई ना कोई ऐसा खुरापाती होगा बनाता रहेगा ओम। वैसे यहाँ पे ओम छपाते क्यों है? कुछ शक्तियां तो आ नहीं जाती हैं उससे। खैर ठीक है, ध्यान से देखते हैं। उसके बाद में इसका ठीक उल्टा कंडक्टेंस, जरा बताओ किस चीज को कहते होंगे? रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। कंडक्टेंस क्या होता होगा? जो करंट मतलब रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, और कंडक्टेंस जो करंट को फ्लो होने देता है। कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, द इजीनेस लिख देता हूं, इससे बड़ा और आसान क्या मिलेगा? द इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट। वैसे इजीनेस नहीं होना चाहिए, ईज होना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा वो। द ईज इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो लोग उसको मदद करते हैं बहने के लिए, उसको हम लोग कंडक्टेंस कह सकते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी? रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सवाल है, सी से। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी वो ध्यान से देखें। कंडक्टेंस की यूनिट जो लिखने वाले हैं उसको ध्यान से समझ लेना। इसकी यूनिट होती है, जैसे इसकी ओम है, इसकी होती है महो। महो, हाँ, इसका सिंबल ऐसे बिल्कुल नहीं होता। एक काम की बात हो, इसकी यूनिट में एक कहानी और है। इसकी यूनिट एक और होती है साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन्स भी लगा सकते हैं हमारे बच्चों के, साइमन ही है। अब ध्यान से दोबारा देखें, अपने पास में एक चीज और आती है, तुम लोगों ने शायद सुना हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर मैंने इसके साथ कोई और वर्ड लिख दिया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी। 1 मीटर में रोकने वाली क्षमता को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर मैं इस बात को लिखूंगा तो उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि द हिंड्रेंस ऑफर, या फिर प्रेजेंट ऑफर लिख देता हूं, हिंड्रेंस ऑफर बाय वायर, ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross section area, unit cross section area, unit cross section area, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मैं तुम्हें कहानी समझा सकता हूं, हालांकि मुझे ये कहानी तुम लोगों को 10th में समझानी चाहिए थी कभी, पर उससे पहले बात लिख देता हूं, ध्यान से देखिए कि रेजिस्टिविटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और होता है, शायद तुम लोगों को ध्यान होगा कि R इज इक्वल टू में रो L अपॉन में A। ये शायद तुम्हें ध्यान हो। इसमें R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ और A एरिया है। इस बात को समझाना बहुत सिंपली संभव है, इसलिए ध्यान से देख लें। जैसे अपने पास में ये कोई वायर है 1 मीटर की, वापस से ये कोई वायर है 2 मीटर की, उसके बाद दोबारा से ये कोई वायर है 3 मीटर की। ठीक है, ये वायर है। इस वायर में रोकने वाले लोगों को ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे जानबूझ के कुछ 3 डॉट बना दिए, यहाँ पर भी ऐसे करके डॉट बना दिए गए, और तुम्हें ध्यान से उस सवाल का जवाब देना है कि जरा बताएं कि पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 लोग हैं उसमें रोकने वाले, यानी कि 3 ओम। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तीसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। लेकिन पहले की रेजिस्टिविटी कितनी है? 3 ओम मीटर। 1 मीटर में 3 लोग हैं। दूसरे की रेजिस्टिविटी कितनी है? 3 ओम मीटर। अब भी 3 ही लोग हैं। तीसरी की रेजिस्टिविटी कितनी है? 3 ओम मीटर। तो इस बात का मतलब रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल रुकावट। और रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? हर मीटर में आने वाली रुकावट। हर मीटर में आने वाली रुकावट यहाँ पे कितनी है? 3। लेकिन टोटल वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती कुल मिला के बात में। अच्छा, इसकी यूनिट तुम लोगों ने लिख रखी है, लेकिन एक काम की चीज और ध्यान से देखना, यहीं से बना दो एक बार, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनवा लो। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाते हैं। पहले सभी लोग ए को वहां मल्टीप्लाई भेजो, तो बनेगा ये R मल्टीप्लाई ए अपॉन में L, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा? रो। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया।
रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल। एक चीज जो सभी को यहां के यहां देख लेनी चाहिए वो ये भी है, रेजिस्टेंस किसका उल्टा है, कंडक्टेंस का। तो हम लोग इसको कभी भी ऐसे लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर, या फिर लिख सकते हैं आर इक्वल टू 1 अपॉन में सी, एक ही बात है वो। मोस्ट इंपोर्टेंट, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रुकावट और रेजिस्टिविटी यानी कि 1 मीटर में होने वाली रुकावट। एक काम की चीज तो ये। उसके बाद में दोबारा सुने, हम लोग अभी इसके चौथे पॉइंट पे जाते हैं। ठीक, इसका जो चौथा पॉइंट है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बारे में सोचेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टिविटी है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम क्या होगा, कंडक्टिविटी। और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब था कि 1 मीटर और 1 लेंथ में होने वाली रुकावट, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, 1 मीटर 1 एरिया में होने वाली मदद, हेल्प। तो इस बात को लिखते हैं, द ease in flow of current in unit length and unit cross section area, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब इस चीज को और दिमाग में डालेंगे, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी को किस लेटर से दिखाते हैं, इसको तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के फॉर कप्पा। लिखा नहीं जाएगा, याद ही रहने वाला है। खैर, हर उल्टी चीज याद रहती है। इन्होंने जानबूझ से काट दिया क्या। ठीक है, सुने, इस कंडक्टेंस वाले वर्ड को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखना कि मतलब जो कंडक्टिविटी है वो उल्टा हो किसका, रेजिस्टिविटी का। यानी K इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो, इसे भी लिख लो, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो। और ध्यान से बात समझ लो, अभी चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती है ना, धोखे ने आराम से। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, इसका उल्टा, ओम मीटर का उल्टा महो मीटर इनवर्स, उल्टा। या फिर कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, महो की जगह पे साइमन मीटर इनवर्स। और अगर हमारी वैल्यू मीटर में नहीं हो कि सेंटीमीटर में हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। जैसे R को 1/C कह सकते हैं, वैसे C को 1/R कह सकते हैं। उसकी यूनिट महो ओम वाला सिस्टम, ये ओम मीटर है तो इसकी महो मीटर इनवर्स है, या फिर साइमन मीटर इनवर्स है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। कोई भी एक पैटर्न तुम इसके अंदर यूज कर सकते हो। सीधी सीधी बात ये है। हाँ जी, कहाँ, यहाँ किसी की बाइक खड़ी है क्या, यहाँ पे, यहाँ उधर करते उधर वहाँ पे। हाँ, ये ऊपर से एक मिनट फेंक रहे होंगे। ठीक है, तो तभी करेंगे, तू आज आराम से आया तब तक।
तुम रहोगे तो इस पृथ्वी पे ही। अब तो गर्मी तो इस पृथ्वी पे बनी रहेगी, अभी तो आने वाली है, देश छोड़ के तो भागनी जाएगी। और तुम्हारे जाती लाइट आ जाए। कुछ लोगों ने ऐसे भी सर्वाइव किया है। आप समझे वो क्या कह रहे थे हमसे? वो यही तो कह रहे थे कि हमारे टाइम पे तो अपना खिड़की खोल लो। मजा आ रहा था। ठीक है, सुना ध्यान से। चलो इस कार्यवाही को थोड़ा सा और लेंथी करना है, समझे? अब इसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब अभी आगे जाने दो ना इन चीजों को। देखो मतलब अगर हम लोग इस जगह पे धीरे हैं ना तो उसका कुछ बहुत विशेष कारण ही है। धीरे होने का भी बहुत बढ़िया रीजन रहा होगा, समझना। कंडक्टिविटी कैसे निकलती है 1/, में रो का उल्टा करके। तो बताओगे रो की वैल्यू क्या है, और तुम्हें यहाँ पे उसका उल्टा रखना है, L/, में R। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। चलो भाई इसे भी लिख लो। रो का फॉर्मूला है RA/L, कंडक्टिविटी का है L/, में RA। उसका ठीक उल्टा। और इस ठीक उल्टे को हम लोग और सही कर लें तो तुम्हें एक बात और समझ में आएगी। अभी तो चलने दो, देखना। ये मतलब कंडक्टिविटी में काम के वर्ड जा रहे हैं, और इंपोर्टेंट टर्म्स तो वाकई में इंपोर्टेंट ही होते हैं, और सारे सवाल यहीं से बनते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। देखना, समझे ध्यान से। इस कार्यवाही को थोड़ा आगे और बढ़ाने के लिए एक स्पेशल टर्म लगेगा बीच साइड में था। इसका नाम होता है सेल कांस्टेंट। और सभी लोगों सेल कांस्टेंट नाम के वर्ड को समझें ध्यान से। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हम जब भी कोई सेल बनाते हैं तो उसमें क्या डाली जाती है, 2 इलेक्ट्रोड्स, और सबसे काम की चीज उसके बीच में होती है उनके बीच का गैप, जिसको हम लेंथ कहते हैं। दोनों डंडों के बीच में गैप कितना है, गैप कम ज्यादा होगा तो सेल की कैपेसिटी भी कम ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा होता है उसमें काम की चीज उसका रॉड का एरिया, कि वो कितनी बड़ी रॉड है, कितना कम ज्यादा एरिया उसका किसी भी सेल के अंदर। तो ये एक ऐसा टर्म है जो तुम्हें साफ साफ बोला जा रहा है कि इसे ध्यान रखना, याद रखना। बात ये है, इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है कि ऐसे कैसे है, मतलब मानते हैं इसको कि सेल कांस्टेंट निकालना हो कि कोई सा भी सेल अपनी कितनी कैपेसिटी शो कर सकता है, तो वो निकलता है L/, में A करके। ये ध्यान रखना, L/, में A। लेंथ ऊपर है, एरिया नीचे है। एक छोटे सवाल का जवाब और दे दें इसी के अंदर। लेंथ किसमें नपती है और एरिया किसमें नपता है, मीटर स्क्वायर में। मीटर से मीटर कटेगा तो 1/, में m, और उसको उल्टा करेंगे तो मीटर की पावर -1। ये सेल कांस्टेंट की यूनिट है। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन इस आगे बढ़ाने को एक स्टार मिल गया बीच में, सेल कांस्टेंट नाम का, इसको हम लोग L/A कहते हैं। अब इसका आगे बढ़ने वाला रूप भी ध्यान से देख लेना, वो भी देखो। मतलब अगर हम सांसें ले लेके ये चीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका रीजन सिंपल ये है कि ये सारी चीज कनेक्टेड नहीं है। कुछ फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, 4-5 डेफिनेशन इकट्ठी आती जा रही हैं, उन्हें एक करके पढ़ना है ध्यान से। तुम सभी का ये चैप्टर आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक लास्ट टू लास्ट खत्म हो जाएगा। सुनो, देखिए मैं ध्यान से, k =
ये यहाँ पे सभी लोग 1 मान सकते हैं, 1 में r तुम्हें दिख जाएगा इसके अंदर। जरा सोचो 1 में r को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 में r को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। यानी कि कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में, ये 1 का कंडक्टेंस है, और L में को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। ये भी वही है, मतलब सब कुछ सेम से आया। मतलब हम k को 1/रो कहते हैं, रो का उल्टा रखा, उसको ध्यान से देख लिया। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये भी एक भाई सेम चीज लिखिए, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। तो लाइन से लगातार फॉर्मूले दिए, लेकिन उस पूरी कहानी में ये एक आसान पैतरा है, k 1/2, ये भी एक आसान पैतरा है, रो का उल्टा। बस इसमें एक ट्विस्ट यहां से यहां पे इंसर्ट किया स्टार की हेल्प से, कि कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट को हम लोग k कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब अगला टर्म सुनो, पॉइंट नंबर 5वां, उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पहली बात तो बिल्कुल उसी पॉइंट से लिंक होती है, इसका नाम कुछ मोलरिटी जैसा था। लेकिन बात बताने से पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा एम। किसी को इससे डर नहीं लगना चाहिए, नहीं कैप सा, डेल्टा एम। ये कैप पढ़ते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, उसमें पढ़ते हैं, ये वैसा ही कुछ है। तो इस बात को पहले समझे, क्योंकि अगला काम इससे आगे बहुत बेहतरीन बढ़ेगा। इस वजह से अगर हमारे पास में कोई भी बीकर है, इस बीकर में हम लोगों ने 2 डंडे डाल दिए, इसमें कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह कनेक्ट की, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन पुट कर लिया। लेकिन सॉल्यूशन में कोई भी जो सामान डाला उसकी मोलरिटी क्या रखी? 1 मोल। हमने जो भी डाला 1 मोल में पुट किया। 1 मोल का मतलब समझते हो, मतलब सही पुट किया, एकदम नाप तोल के पुट किया, 1 मोल जैसा भी है। और 1 मोल पुट करने के बाद में फिर मैंने हिसाब लगाया कि सॉल्यूशन में कितना करंट पास हो पा रहा है, इसमें कितना करंट पास हो पा रहा है, उसका हमने हिसाब लगाया। तो उस वक्त पे नापी गई इसकी कंडक्टिविटी, कि 1 मोल सॉल्यूशन पे ये कितना कंडक्टिविटी दे सकता है। 1 मोल नमक डालने पर, पहले मान लो कि इसके अंदर नमक डाल दिया NaCl, तो 1 मोल नमक डालने पर इसने इतने करंट को पास होने दिया, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी वो मानी जाएगी। तो कोई मुझसे अगली बार पूछेगा साहब 2 मोल पे कितना देगा, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा सोच लेंगे। पर मेन बात कि 1 मोल नमक पे उसने कितना करंट पास होने दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल नमक पे कितना करंट पास होने दिया, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इस चीज को लिख देता हूं, ध्यान से समझें कि कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय all the ions that are present in 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte is called molar conductivity। 1 मोल नमक ने कितना करंट ऑफर किया, उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब नमक ऐसा कुछ मानो कि मैंने किसी गिलास में बस 1 चम्मच नमक डाल के पूछा कि कितना करंट पास हुआ, तो उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे नाप के। और अगर तुम लोगों ने इस गिलास में नमक भर लिया, करंट पास करवा दिया, सब मैंने करंट पास करवा के दिखा दिया, वो मोलर नहीं कहलाता, बस वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। मोलर वर्ड जोड़ने के लिए तुम्हें उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? नपा तुला काम। अगर 1 मोल के साथ में तुमने करंट नापा तो वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, और अगर तुमने वैसे ही नाप दिया तो वो ओनली कंडक्टिविटी कहलाती है। दोनों डिफरेंस है। अगर नपा तुला काम है तो मोलर वर्ड निकल के आ जाएगा उसके आगे। अब इसका एक फॉर्मूला और है,
डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए के मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ, ऑब्वियसली उसी का जिसमें तुम करंट पास कर रहे हो उस चीज का वॉल्यूम। इसमें के क्या चीज है? कंडक्टिविटी। निकालने के लिए के इंटू वॉल्यूम, कभी जितना पानी होगा वैसा ही कंडक्टिविटी ज्यादा भी होगी। अच्छा, इस बात को थोड़ा सेट कर लेते, ध्यान से देखना। तुम लोगों को एक बहुत छोटा पुराना वर्ड याद दिलाता हूं मैं, उसको याद करें ध्यान से। तुम्हें याद है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सरफेस वॉल्यूम में आता है 1/1 मीटर का डब्बा, उसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा? 1000 लीटर। दूसरा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। लेकिन इस बात को यहाँ पे इंसर्ट करने क्या नीड है? मतलब मैं ठीक हूँ साहब, कितना मोलर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा उसकी असली कंडक्टिविटी पे, और मल्टीप्लाई में कितना वॉल्यूम डाला गया उस चीज का। और ये बात सीधी सीधी मुझे याद करनी है, हाँ बस तुम्हें याद करनी है असलियत में, क्योंकि ये टोटली न्यूमेरिकल पोजीशन है। अच्छा, लेकिन बात समझते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। जरा पुराना याद करके बताएंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में नपता है? लीटर में। अच्छा, और यहां पे हम लोगों ने कितने मोल लेने हैं? 1 मोल। तो मैं तुम्हारे सामने बोलने वाला हूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू एन की जगह पे 1 में वी, वो भी लीटर में। अब मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई एक काम और करो, जरा वी की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? वी उधर जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 1 में एम। और अगर मैं तुमसे कहता हूं सब 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो कल को अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में लिखना पड़ जाए, तो अगर मैं वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखूंगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बन जाएगा 1000 अपॉन में एम। सेंटीमीटर में लिखा तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं अगली बार में ऐसे लिख दूं, डेल्टा एम इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में एम, तो तुम इसके लिए भी तैयार रहना। मैंने वॉल्यूम की जगह पे वैल्यू डाल दी। इसमें एम क्या चीज है? मोलैरिटी। के क्या चीज है? कंडक्टिविटी। और डेल्टा एम क्या चीज है? मोलर कंडक्टिविटी। मतलब एक फॉर्मूला मेन जो था वही है, लेकिन एक को बस सामने से बदलवा के दिखा दिया। ये भी ध्यान रखें। और ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिनको शांति से करने का रीजन तुम समझ लो। हर बात पिछली बात से जुड़ नहीं रही है, थोड़ा बहुत बदलाव है, इसीलिए आराम से जा रही है याद करने के लिए कि हाँ मुझे लगातार 5वां वर्ड चल रहा है अभी भी मेरा। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में के इनटू वॉल्यूम। मैंने यहां से कुछ बातें तुम्हारे सामने रखी, और ये जो चीज तुम्हारे सामने भी रखी हुई है, इस चीज का एक नाम है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन। ये जो रखा है सामने, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी में रिलेशन है। ये एक काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूलों को इकट्ठा करने का रीजन है, तुम फॉर्मूले इकट्ठे कर रहे हो फिलहाल, रीजन साफ है, सवालों की शुरुआत होनी है ना इनसे, इस वजह से। अभी भी कुछ काम के वर्ड बचे हुए हैं। एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, एक नॉर्मेलिटी वाली कंडक्टिविटी है। तुम लोगों को पहले चैप्टर नॉर्मेलिटी क्यों छुड़वाया? क्योंकि वो अब एंट्री लेगा जाके। उसके साथ साथ कोल्डरॉस लॉ भी है, और भी कुछ काम की चीजें निकलेंगी। लेकिन अभी 5वें के बाद में तुम 6, 7, 8 पॉइंट को पढ़ने से पहले बीच में गैप देखने वाले हो। हत्या नहीं, वैसे चली जा, गर्मी में क्यों मरना चाह रही है? सुने भाई, मैं तुम्हारे साथ 3 पन्ने छोड़ने वाला हूँ जगह पे, तुम भी छोड़ दो। हाँ बहुत बढ़िया, इसी में फिर पीछे ना हो, स्वाप ही मत फेंक पीछे, फेंके स्वाप ही मत फेंक। ठीक है भाई, 3 पन्ने छोड़ रहा हूँ, 34, 35, 36,
और उसके बाद में चैप्टर से एक चीज और निकालनी ध्यान से देखना उसे। मार दी क्या? कोई नहीं, ठीक है। सुनो ध्यान से, लिखें सभी लोग चैप्टर की इस कहानी को लिखें। अभी 3 पन्ने छोटे हैं, उन 3 पन्नों में तुम्हारे 6, 7, 8 ऐसी चीजें निकल के आएंगी, पर क्योंकि ये चीजें बहुत ओवरलोड हो रही होती हैं इसलिए लोग देते हैं। बीच में कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे दिमाग को सही कर सकता है। सुनो सभी लोग ये लिखें, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। दोनों में कोई ना कोई काम का रिलेशन है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मेटालिक कंडक्टर किन्हें कहते हैं? जब मेटल्स में करंट जाता है, जैसे कि कॉपर की वायर हुआ, एक मेटल है जिसमें करंट जाता है, सिल्वर की वायर हुई, इनमें करंट जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से हैं? तो केमिस्ट्री केमिकल जिनमें करंट हम पास करते हैं, HCl लिक्विड्स में, Na वो कौन सा था सबसे पहले, ZnSO4। तो केमिस्ट्री कंपाउंडों में करंट पास किया, वो किस में पास किया? लिक्विड्स में, वो अलग कंडक्टर है। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं लोहे वगैरह में करंट पास करना, वो कौन सा कंडक्टर है? मेटालिक कंडक्टर। इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, मेटालिक कंडक्टर में करंट लेके कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें करंट पास ड्यू टू, लिखते चले ध्यान से, करंट फ्लो ड्यू टू, करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करेगा, पहली काम की चीज। इसके अंदर करंट फ्लो ड्यू टू, करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, इसमें आयंस के कारण फ्लो करता है। आयंस का मतलब जैसे Na पॉजिटिव, ये आयन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली ऑलवेज कैसा होने वाला है? नेगेटिव। इसमें आयंस की वजह हेल्प से करंट पास होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन से करंट पास होगा। दूसरी काम की बात इसके अंदर वापस से ध्यान से देखें, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर बहुत बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, बहुत नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? इसमें जो रेजिस्टेंस है, ये तुम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है जो फिजिक्स का, करंट डेंसिटी, उसमें निकल के आता था। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू collision with kernels, collision with kernels, KERNELS। इस बात का मतलब कि किसी भी तार में जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो उस तार के कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑलरेडी पाए जाते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन से लगातार टकराव को करवाएंगे और रेजिस्टेंस बनता है। इलेक्ट्रॉन लगातार तार के कुछ एलिमेंटों से टकरा के आगे बढ़ता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है किसी वायर में। क्योंकि चैप्टर 3 करंट और इलेक्ट्रिसिटी का पहला ही टॉपिक होगा कि जब भी किसी तार में करंट पास करेगा तो वो टकरा के आगे बढ़ेगा। जिन चीजों से टकराता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल्स। और उनकी वजह से रेजिस्टेंस उसके अंदर पैदा होगा। जबकि इसमें रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू लिक्विड इंटरेक्शन, लिक्विड इंटरेक्शन। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो लिक्विड इंटरेक्शन या फिर सॉलिड लिक्विड इंटरेक्शन की वजह से आता है। और लिख सकते हैं सॉलिड लिक्विड। मतलब इस बात का क्या है कि हमने जो सॉल्यूशन डाला उसमें आयंस की मोबिलिटी कैसी है? आयन सॉल्यूशन से रॉड पे जाना चाहता है कि नहीं? सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है और रॉड कैसी होती है? सॉलिड। तो वो लिक्विड से सॉलिड पे अच्छे से चढ़ पाएगा तो करंट पास करेगा, नहीं चढ़ पाएगा तो करंट पास नहीं करेगा। यहां पे रेजिस्टेंस किसके द्वारा बनता है? कर्नल्स के कारण। यहां पे किसके द्वारा बनता है? सॉलिड लिक्विड के इंटरेक्शन के कारण, कि उसमें उनके बीच का कनेक्शन कैसा है, वो आयंस को पास होने देते हैं कि नहीं होने दे रहे हैं, कुछ इस टाइप से। अगली काम की चीज, इसको ध्यान से देखें। मेटालिक कंडक्टर में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर तुम इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब जब हमारा मोबाइल फोन या टीवी वगैरह हीट होती है तो वो तेज चलते हैं कि धीरे? स्लो। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट पास होना कम हो जाएगा। और जब फोन के सर्किट में करंट पास नहीं होगा अच्छे से
वो अच्छे चलता नहीं है, उसको हम लोग हैंग होना कहते हैं। तो बात ये कि मेटलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मेटल्स में, सिल्वर में, कॉपर में जितना ज्यादा तार गर्म पड़ जाएगा उस मशीन के फूकने के, खराब होने के चांस उतने ज्यादा हैं। मोबाइल फोन में जितना ज्यादा हीट होगा वो, उसमें करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, और कम करंट फ्लो करेगा, उसकी नसों में खून कम है तो वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर इन वाले कंडक्टर्स में, मतलब कि लिक्विड वगैरह में, केमिकलों में, वो जितने गर्म होंगे उनमें करंट यानी आयंस भी उतने अच्छे से फ्लो कर पाएंगे। बैटरी जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी से काम करेगी, उतनी बढ़िया। बात समझे। इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अच्छे से बनेगा। देखिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है, इसमें आयन से बनेगा। रेजिस्टेंस किसके कारण है, कर्नल्स के कारण, यहाँ पे इंटरेक्शन कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला फैक्टर। मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तापमान घटने पर रेजिस्टेंस घटेगा। मैंने तुम्हें लास्ट कौन सी न्यूमेरिकल पीडीएफ कुछ भेजा है? कल तो कुछ नहीं भेजा, अब भेजूंगा। कल तुम सब छुट्टी किस किस की है? कल किस किस की नहीं है? सबकी छुट्टी है कल? वहाँ छुट्टी है जिंदल वालों की? अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं सवाल भेजूंगा तुम्हें कुछ छठे बेटे से। पीडीएफ होगी एक, जिसको मैं देख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, नस्ट इक्वेशन के होंगे और इनके नहीं, क्योंकि नहीं ये कराई नहीं गए, नहीं होंगे नहीं। जैसे वो बिना समझा नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। और इसका कुछ एक अंतिम पॉइंट और है, वो ध्यान से देख लें। अंतिम पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, तो वो बहुत बेसिक बात है, ऐसा कोई भारतीय विज्ञान नहीं है वो। जब किसी भी वायर में करंट जाता है तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब सेल्स में करंट जाएगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। आयंस टूटते हैं, कुछ कंपाउंड बनते हैं, कुछ बिखरते हैं। तो वही बात इसके अंदर लिखी जाती है, जब भी मेटल्स में करंट जाता है, नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ज्यादा अच्छा वर्ड है, नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जबकि इसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन हैपन, केमिकल डिकम्पोजिशन हैपन, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। बस पहले वो 5 टर्म और उसके बाद में इनके बीच का डिफरेंस नहीं, पहले 5 टर्म नहीं है, पहले फैराडे के 2 नियम है, उसके बाद में वो 5 टर्म है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसके फॉर्मूले, और उसके बाद में तुम लोग मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हो कि वो किस किस तरह से डिफरेंस है, कि कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ सबसे मेन बात बस ये वाली है, तापमान, यहाँ टेम्परेचर पे, हालांकि सारी मेन है लिखी ही 4 गई है, लेकिन फिर भी एक सबसे काम का पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने पे दोनों के बीच में होने वाला रेजिस्टेंस चेंज। अच्छा, उसके बाद में हमने भी 3 पन्ने छोड़े हैं ना, अभी एक पन्ना और ऐड करता हूँ, उस पर मैं तुम्हारे सामने कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है, उसे और लिखने, बस एक हेडिंग सी होगी ऊपर टॉप पे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ बैटरीज या टाइप्स ऑफ सेल्स। फिर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, मतलब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में ऐसी बैटरीज होंगी, वो तुम्हें सामने दिखाई जाएंगी कि हमारी बैटरी काम कैसे करती है। उसमें तुम्हें एक नॉलेज और मिलेगी, इसमें पानी क्यों डलता है, बैटरी में पानी भरा तुम लोगों ने, क्यों?
मतलब क्या प्रोसेस है, ऐसा क्या है जो मतलब कुछ समय अंदरूनी ज्ञान नहीं है। कुल मिला के बात ये है, मतलब तुक्का ही तो मारोगे, तुम्हें पता थोड़ी है कुछ भी। ठीक है, तो ध्यान से बात को लिख ले एक बार। इसके अंदर तुम्हें जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है जिसको हम लोग छठवां टाइटल देंगे, तुम लोग पांचवें टाइटल को 3 पॉइंट छोड़ के आए हो, छठवां जो टाइटल लिखेंगे इसके अंदर इट इज टाइप्स ऑफ बैटरीज या फिर सेल्स, ज्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, कुछ भी लिख लो, टाइप्स ऑफ बैटरीज और सेल्स। ध्यान से लिखें, और ये ऑब्वियसली टोटली थ्योरेटिकल होगा, लेकिन इसमें सवाल आते हैं, स्पेशली सवाल आता है हाइड्रोजन सेल, फ्यूल सेल के बारे में, रॉकेट वगैरह में कौन से सेल्स क्या यूज होता है, वो वैसी कोई चीज होगी इसके अंदर। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से ये समझ लो कि तुम्हारे पास चैप्टर में कौन सी बातें बची हैं। एक तो ये कुछ चीजें रह गई हैं अभी बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बाद में, जिनको तुम ऑब्वियसली कल खत्म कर लोगे डेफिनेटली, और फिर बचता है फ्यूल सेल, जिसको शायद तुम मिला के कल और परसों में इस कहानी को निपटा दोगे, हालांकि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन ये आगे कार्रवाई कल करेंगे।